आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 टर्म 1 के लिए एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ऊपर। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन में 0.8 मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 है और टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। तो फर्स्ट जो सेक्शन है रीडिंग के ऊपर है, जिसमें एक अनसीन पैसेज है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय हमको जरूरी नहीं कि हर वर्ड का मीनिंग हमको आता हो या हर चीज़ हमारे समझ में आए, केवल क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं तेजी से और मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो इसका पार्ट 1 है कि हैव यू एवर फेल्ड टू समथिंग सो मिसरेबली दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन वाज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड। क्या आप कभी इतना हार गए हैं कि फिर से अटेम्प्ट करना जो है वो लास्ट थिंग था आपके माइंड में? If your answer is yes, then you should understand that you are not a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions and dreams. कि रोबोट जो है ना बार बार हार मानने के बाद भी प्रयास करते रहता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हमारे में इमोशंस, ड्रीम्स और फीलिंग्स होता है। We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. Progressing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way, but what happens when it does not? What happens when you fail despite all your hard work? Do you stay down and accept defeat, or do you get up again? If you tend to persevere and keep going, you have what experts call grit. तो इसमें धैर्य के ऊपर बताया हुआ है कि अगर आप बार बार हार मान जाते हैं या हारते हैं, फिर भी आप उठ खड़े होते हैं और फिर से कोशिश करते रहते हैं, तो इसको एक्सपर्ट लोग धैर्य बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि पैसेज लंबा है तो भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रीजन वाई यू आर नॉट अ रोबोट इज। तभी हमने पढ़ा कि फेलर एंड सक्सेस कैन अफेक्ट योर इमोशंस, क्योंकि जो फेलर और सक्सेस होता है हमारे इमोशंस को इफेक्ट डालता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब सेकंड के लिए फिर से थर्ड पैरा को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो थर्ड बोलता है कि फेलिंग डाउन आर फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बेरेसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो देखिए, हार जाना बहुत ही ज़्यादा आदमी को डराने वाला, बेइज्जत करने वाला एक अनुभव है, लेकिन ये साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हमको सिखाता है, मजबूत बनाता है और एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट है। डिड यू नो दैट परसिवरेंस ग्रीट इज वन ऑफ द 7 क्वालिटीज दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द की टू पर्सनल सक्सेस एंड बेटरमेंट इन सोसाइटी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो धैर्य है वो 7 क्वालिटीज में से एक है, जिसको सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए और पर्सनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। The other 6 are curiosity, gratitude, optimism, self-control, social intelligence and zest. Thomas Edison is an example of grit for trying more than 1000 times to invent the light bulb. If you are reading this with the lights on in your room, you will realize the importance of his success. When asked why he kept going despite hundreds of failures, he merely stated that they had not been failures. They were hundreds of attempts towards creating the light bulb. This statement not only revealed his grit but also his optimism for looking at the brighter side. तो मान लीजिए हम लोग बार बार किसी को कोशिश करते हैं और उसमें हार जाते हैं, लेकिन हार मानने के बाद फिर भी लगे रहते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हमको सक्सेस मिलता है। इसमें थॉमस एडिसन के बारे में बताया है कि उन्होंने लाइट बल्ब को बनाने के लिए 1000 टाइम जो है प्रयास किया हुआ था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? फेलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो देखिए, आशावादी विचार है ये कि हारना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 बोलता है कि ब्लैंक वाज क्रिएटेड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स। कौन सा चीज़ जो है नीचे दिए गए में बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद बना है? तो ये लाइट बल्ब है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ ग्रिट एज यूज्ड इन द पैसेज। कि नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सा जो है ना करेक्ट यूज कर रहा है ग्रिट को? तो ग्रिट मतलब धैर्य होता है। तो सारे सेंटेंस में लास्ट को देखिए, हर ग्रिट नेवर मेड हर गिव अप, कि उसके धैर्य ने कभी भी उसको हार मान नहीं दिया, है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ग्रिट का सही यूज हो रहा है। परसिवरेंस वन मस्ट, इसको सॉल्व करने के लिए अगला पार्ट को पढ़ते हैं, जो कि 5th पार्ट है इसका, 4th पार्ट है। Grit can be learned to help you become more successful. One of the techniques that help in mindfulness. Mindfulness is a practice that makes an individual stay at the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment. This practice has been used to quieten the noise of fears and doubts. Through this simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging
डाउनवर्ड स्पायरल ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो इसमें बताया गया है कि माइंडफुलनेस के द्वारा आदमी जो है ना ग्रिड को यूज कर सकता है सक्सेसफुल अपने आप को बनाने में, और साथ ही साथ इससे वो बचा सकता है अपने आप को होपलेसनेस में, निराशा से, फ्रस्ट्रेशन से। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ फिफ्थ को भी पढ़ लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम द नेगेटिव एंड सेल्फ सपोर्टिंग फीलिंग्स ऑफ फेलर, कि आप क्या करेंगे नेगेटिव और सेल्फ सपोर्टिंग फीलिंग्स से बाहर निकलने के लिए। रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू डिड एंड ट्राई टू यूज दोज सम पावरफुल रिसोर्सेज टू हेल्प यू टुडे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ को, टू डेवलप परसिवरेंस वन मस्ट, तो हमने भी पढ़ा है कि बी इन द मोमेंट एंड बी अवेयर विदाउट जजमेंट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग A6 देखते हैं कि हाउ डज माइंडफुलनेस हेल्प। तो माइंडफुलनेस से क्या होता है कि जो हमारे अंदर का डर है और डाउट है ना वो शांत हो जाता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। इट क्वाइटेंस द नॉइस ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन, फेलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बेरेसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कि हार जाना जो है ना बहुत ही ज़्यादा डरावना और बेइज्जत करने वाला, एम्बेरेस करने वाला, एगोनाइज करने वाला एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि फेलर कैन डीपली अफेक्ट अवर इमोशंस, कि जब हम लोग फेल हो जाते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एज इम्प्लाइड इन द पैसेज। तो सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाता है कि नोइंग वन सेल्फ एंड अदर्स, खुद को जानना और बाकियों को भी जानना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवरेंस एंड ऑप्टिमिज्म फॉर अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे थॉमस एडिसन के एग्जाम्पल से हमको धैर्य, दृढ़ता और चीज़ों का सही ढंग से यूज करना जीवन को सक्सेसफुल बनाने में और लाइफ को फुलफिल करने में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा थॉमस एडिसन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो लास्ट पैराग्राफ में यही हमको बताया गया है कि जो माइंडफुलनेस होता है उससे हम हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, थ्रू माइंडफुलनेस वी कैन ओवरकम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फेलर। अब सेकेंड नंबर पैसेज को पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पैसेज है द चॉइसेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस, वेयरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली और पर्पजली, स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, कैन एदर इंश्योर और सेफ्टी आर ब्रिंगिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया जा रहा है सेकंड पैसेज में, देखिए कि जो हम लोग चॉइस करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे सीट बेल्ट पहनना या कोई भी सावधानी अपनाना, जिससे ऐसी परिस्थितियों से हम बच सकते हैं जो हमको हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू गेट अवर लाइफ इन ऑर्डर। हमको एक डिसीजन बनाना रहता है कि हमारा जो लाइफ है ना ऑर्डर में चलता रहे। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्टेबलाइजिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स इन अवर लाइफ्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। अगर हम अपने जीवन में नियम बनाएं, सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं और बॉर्डर बना लें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक सेफ लाइफ के लिए। अ लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज वन दैट इज फिल्ड विथ केयरलेसनेस। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि केयरलेसनेस होगा। वी कैन थिंक इट इज काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। हम लोग सोच सकते हैं कि लाइफ को एज पे जिया जाए, किनारे पे जिया जाए। वी लाइक द इमेज ऑफ है दैट्स मी लिविंग ऑन द एज। हम लोग को ये इमेज काफ़ी अच्छा लगता है कि देखो मैं हूँ अपने लाइफ को एज पे जी रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मेरे को। इट इज़ बिकम अ पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ, बट इफ़ यू सी इवन हाईवेज हैव लाइन्स विच प्रोवाइड मार्जिन्स फॉर आवर सेफ्टी while we are driving. If we go over one side, we will go into the ditch. तो देखिए यहाँ तक कि हाईवे में भी एक लाइन होता है, लाइन से चलने पे हमको काफ़ी सेफ ड्राइविंग होता है। अगर हम एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे तो गड्ढे पे गिर जाएंगे। If we cross over the line in the middle, we could get killed. अगर बीच में हम लोग लाइन को क्रॉस करें तो हम मारे जाएंगे। And we like those lines because they help to keep us safe. हमको लाइन अच्छा लगता है क्योंकि उससे हम सुरक्षित रहते हैं। Sometimes we don't even realize how lines help to keep us safe. हम लोग कई बार नहीं जानते हैं कि जो लाइन्स हैं हमको कितना ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। I am not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. मैं इसके ऊपर गर्व नहीं करता हूँ कि मेरे जीवन के शुरू के 20 साल में मैंने अपने लाइफ में है ना लिमिट को इग्नोर किया, केवल काम किया। I felt horrible physically most of the time. मैंने हमेशा शारीरिक तौर पे एक हॉरिबिलिटी को, डरावनापन को महसूस किया। I used to tell myself I know I have limits
and I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it। कि मैं खुद से बोलता था कि मेरे में लिमिट है और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया और हमेशा मैंने ये सोचा कि मैं कितने आगे और जा सकता हूँ। आई रन टू डॉक्टर्स ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर थ्रू पिल्स, विटामिन्स, नेचुरल स्टफ्स, एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। और मैं डॉक्टर लोग के पास गया, हमेशा मैंने अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए पिल्स लिया, विटामिन लिया, कोई भी नेचुरल चीज़ लिया, जो भी चीज़ मेरे हाथ में आया। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी, कुछ डॉक्टर मेरे को बोलते थे इट इज़ जस्ट स्ट्रेस, ये केवल स्ट्रेस है, दैट जस्ट मेड मी मेड, यही चीज़ मेरे को पागल कर देता था। आई थॉट स्ट्रेस मीन यू डोंट लाइक व्हाट यू डू और कैंट हैंडल लाइफ। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं जो आप लाइक करते हैं, या लाइफ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई लव व्हाट आई डू, और मैं तो उसको प्यार करता हूँ जिसको मैं काम करता हूँ। बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को पुश करते रहा, ट्रेवलिंग, डूइंग, स्पीकिंग, एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। और मैं हमेशा ट्रेवल करते रहा, एंगेजमेंट करते रहा, लोगों से मिलते रहा और खुद को थकाते रहा। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ। आखिर में मेरे को समझ में आया कि मैं एक अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा हूँ। एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेज इन माई आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल, और मेरे को अपने आउटलुक में और लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरी वन एल्स आर कीप अप विथ एनी वन एल्स। हम और आप एक दूसरे के बराबर नहीं हैं और हमको जरूरी नहीं कि हम किसी से हमेशा आगे रहें। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर, हम लोगों को ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कि हम हैं। एंड वी डोंट हैव टू अपोलाइज फॉर इट, और इसके लिए हमको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट ऑल अलाइक, हम लोग सब एक समान नहीं हैं। एंड वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन इन विच वी कैन एंजॉय आवर लाइफ, हमको एक कंफर्ट जोन चाहिए जिसमें हम जीवन का आनंद ले सकें। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अवर सेल्फ सिक विथ एन ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, और खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके बीमार करने के बजाय हमको अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हमको क्या हो रहा है कि कांस्टेंट नीड है अलग अलग चीज़ों को करने का, कभी हम ये चाहते हैं कभी वो चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 बोलता है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस रिफर टू द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन, कि जो चीज़ें ना पोटेंशियली हार्मफुल हो सकती हैं वो परिस्थितियाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉसिबली डेंजरस होंगी, फ्यूचर में जो डेंजर कर दें, है ना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी पॉसिबली डेंजरस। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोड्स, कि कौन सा जो आइडिया सेंट्रल आइडिया है पैसेज का, उसको कौन सा कोड जो है ना बता रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो कोड है 4 नंबर वाला, बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड इट इज़ समथिंग यू क्रिएट, कि जो बैलेंस होता है ना उसको आप कहीं से पाएंगे नहीं, इसको आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, यही जो है ना सेंट्रल आइडिया को बता रहा है कि अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो सब चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगा और जो भी आप हासिल करेंगे वो बेकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। तो देखिए इसका तो ऑप्शन डी हो गया 13 का, तो 14 देखते हैं। तो 14 नंबर है कि द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन्स एंड बाउंड्रीज इन अवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ, तो जो ऑथर है ना वो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को और बाउंड्री को हमारे जीवन में बता रहे हैं, किसके द्वारा, वो लाइन्स ऑन द हाईवे, है ना, हाईवे में जो लाइन्स होते हैं उसके द्वारा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द ऑथर अटेम्प्ट्स टू ब्लैंक द रीडर्स थ्रू दिस राइटअप, कि जो ऑथर हैं वो प्रयास कर रहे हैं एडवाइस करने का, है ना, समझाने का इस राइटअप के द्वारा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ये लास्ट पैराग्राफ में क्या मैसेज दिया गया है, तो यही बताया गया कि आप अपने में जिएं, दूसरों को ना देखें, दूसरों से कंपेयर ना करें, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज का सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है, कि हाउ मच इज टू मच, कितना ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही सबसे बढ़िया इसका टाइटल होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि द ऑथर यूजेज कॉलिगुअल वर्ड सच एज यह एंड वो यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगुअल वर्ड, तो इसमें से कॉलिगुअल वर्ड कौन सा नहीं है, तो इसमें से कॉलिगुअल वर्ड जो है ना स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर इंग्लिश क्लास 9 को सॉल्व करते हुए हम लोग ग्रामर पोर्शन पे आ चुके हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चन में 5 सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पेरेंट्स को ओबे करना, जहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, सोशल ऑब्लिगेशन आता है, वहाँ पे हम लोग आर्ट टू को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि बोलता है वी वाट ब्लैंक बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स जो है ना वो काउंटेबल नाउन है
और यहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए हम लोगों को यूज करना है मेनी। अगर मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल प्लूरल के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि वी वाट मेनी बुक्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि दिस ब्लैंक एन इजी क्विज सो फार, कि ये अभी तक इजी क्विज रहा है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दिस हैज बीन एन इजी क्विज सो फार। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा जो है करेक्ट चेंज को दिखा रहा है। तो ये आस्क्ड द शॉपकीपर, तो देखिए इसमें ये पास्ट इंडिफिनिट है तो सेम का सेम रहेगा, आई आस्क्ड द शॉपकीपर, क्योंकि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसी में रहेगा। तो इसमें भी चारों में सब दिया हुआ है वही चीज़। उसके बाद बोलता है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बाइक, तो जो ईज है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तो ईज का वाज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे चेंज होगा कि वाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, ये जो वाज है ना लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा कि आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं व्हिच ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें बोलता है नुपुर शेष, तो यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो ये तो चेंज नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट का सेम रहता है तो नुपुर शेष ही होगा इसमें। उसके बाद बोलता है आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, है ना, तो ये भी चेंज नहीं होगा, बस ये हो जाएगा कि ये जो आई है ना वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नुपुर ने कहा कि वो जो है हर सुबह घूमने जाती है करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए कि नुपुर सेज दैट सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि आई ब्लैंक हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको बहुत दिन से जानती हूँ या जानता हूँ, है ना, तो इसमें आई हैव नोन हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 9 इंग्लिश को सॉल्व करते हुए टर्म 1 पे हम लोग 4th पोर्शन पे आ चुके हैं जो कि लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 आपको सॉल्व करने हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यूर हाउसेस आर नॉट सेफ, थेफ्ट्स आर ऑन द इंक्रीज, इवन प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर बीइंग प्लंडर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द लेटर यू हैव रिटन टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग एट नाइट इन अवर लोकेलिटी। यू आर सुमित मित्तल रिसाइडिंग एट B/24 श्यामनगर गुड़गांव। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप सुमित मित्तल हैं, आपका एड्रेस है B/24 श्यामनगर गुड़गांव और आपके एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी बढ़ रहा है और जो घर बिल्कुल ताले लगे हुए रहते हैं उनको भी तोड़ दिया जा रहा है। तो आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर लिखना है जिससे कि रात की पेट्रोलिंग जो है बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे लेटर शुरू करने में सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस लिखा हुआ है कि B/24 श्यामनगर गुड़गांव। उसके बाद डेट है 26 अगस्त 2021। उसके बाद जिसको हम लिखते हैं उसका हेडिंग है द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव। अब सब्जेक्ट में देखिए ऑप्शन ए ये MCQ में आएगा, फिर सर में ऑप्शन बी ब्लैंक आवर्स हैज बिकम अ थेफ्ट प्रोन एरिया। तो चलिए पहले क्वेश्चन एक कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। सजेस्ट द सुटेबल सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, तो इस लेटर के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सब्जेक्ट क्या होगा कि इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ थेफ्ट इन श्यामनगर, कि श्यामनगर में जो है ना चोरियों का जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस टू बिगिन द बॉडी ऑफ द लेटर, कि इस लेटर के बॉडी को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अवर लोकेलिटी, कि मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करवाना चाहता हूँ, आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि हमारे लोकेलिटी में जो है ना चोरियाँ बढ़ रही हैं। तो इसका ऑप्शन ई सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ब्लैंक एंड दे आर बीइंग प्लंडर्ड कंप्लीट इट। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि इवन प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर नॉट सेफ, थ्रू प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर नॉट सेफ, एज प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर सेफ, ये तो नहीं होगा, प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर सेफ, तो सी और डी तो होगा ही नहीं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि इवन प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर नॉट सेफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के पहले हम लोग लेटर राइटिंग को और पढ़ लेते हैं। तो सी में देखिए ब्लैंक दे आर बीइंग प्लंडर्ड, अभी हमने इसको सॉल्व किया है ना कि इवन प्रॉपर्ली लॉक्ड हाउसेस आर नॉट सेफ एंड दे आर बीइंग प्लंडर्ड। अ डे बिफोर यस्टरडे burglars broke open the door of the house of my uncle and ran away with a huge booty. The police station is at a distance of 3 km from our locality. 15 days ago that some unknown persons had entered a house and D blank. अब डी को देख लेते हैं क्या है ना, but the authorities reached very late and by that time the thieves had fled from the scene, rendering the owner almost a pauper, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन में क्या दे रहा है, बोलता है कि दैट सम अननोन पर्सन्स हैड एंटर्ड हाउस एंड
उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा ये कि रेसिडेंट हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस, कि एक रेसिडेंट जो है ना उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और रेसिडेंट हैज़ इन्फॉर्म द पुलिस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट है ब्लैंक एंड इंक्रीज द आवर्स ऑफ पेट्रोलिंग आल्सो। मोर ओवर आई रिक्वेस्ट टू यू टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एरिया रेसिडेंट्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ अपॉइंटिंग डे एंड नाइट गार्ड्स बाय द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। योर प्रॉम्प्ट एक्शन वुड सर्टनली हेल्प इन रिड्यूसिंग थेफ्ट्स। योर फेथफुली सुमित मित्तल। ठीक है, अभी में देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका है ई के लिए 29, ब्लैंक एंड इंक्रीज द आवर्स ऑफ पेट्रोलिंग आल्सो। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट करेंगे, वी रिक्वेस्ट यू टू डेप्यूट मोर पुलिसमैन फॉर पेट्रोलिंग, कि आप जो है ज़्यादा पुलिसमैन को पेट्रोलिंग के लिए डेप्यूट करें, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। वी रिक्वेस्ट यू टू डेप्यूट मोर पुलिसमैन फॉर पेट्रोलिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्लोजिंग द लेटर। तो लेटर को क्लोज करने के लिए हम लोग को क्या लिखना है, यूअर्स फेथफुली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, यूअर्स फेथफुली। सिंपल पेपर इंग्लिश क्लास 9 को सॉल्व करते हुए टर्म 1 के लिए लिटरेचर पार्ट पे आ चुके हैं। तो इसमें 5th, 6th, 7th, 8th और 9th हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें 26 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें का जो 5th नंबर है एक्सट्रैक्ट है, ये है चैप्टर 1 से, द फन दे हैड से। तो पढ़ते हैं, गी से टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब आप बुक को पूरा कर चुके होते हैं तो आप इसको फेंक देंगे, आई गेस मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स ऑन इट, और हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस माने लाखों लाखें किताब हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत सारे के लिए इसमें जगह है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मॉर्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, और वो 11 साल की थी और उसने उतना टेली बुक नहीं देखा था जितना टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13 और टॉमी कितना था, 13 ईयर का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुमने इसको कहाँ पे पाया, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसके तरफ देख ही नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, और एक एटिक में, एटिक क्या होता है, घर के ऊपर का जो जगह जिसमें सामान वामान रखते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके ऊपर है, तो बोलता है स्कूल के ऊपर है। क्वेश्चन 31 है कि टॉमी कॉल्स दिस ओल्ड बुक अ वेस्ट। टॉमी ने इस पुरानी किताब को वेस्ट बोला क्योंकि ये जो है ना स्टोर नहीं किया जा सकता था। इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, इट कुड नॉट बी स्टोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। तो 32 है कि द ओल्ड बुक वाज अबाउट, तो ओल्ड बुक किसके ऊपर था, स्कूल के ऊपर था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ लेस। लेस का उल्टा कौन सा वर्ड है, तो ये हो जाएगा प्लेंटी ऑफ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज अ टेली बुक। टेली बुक क्या है, तो टेली बुक क्या है कि स्क्रीन के ऊपर जो बुक होता है, जैसे कि हम लोग टेबलेट या लैपटॉप देखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बुक ऑन स्क्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाउ लॉन्ग एगो वेयर द ओल्ड स्कूल से अराउंड, कि ओल्ड स्कूल जो है ना कितने साल पहले की बात थी, तो सेंचुरी चौको है ना, 100 साल, कई 100 साल पहले की बात थी, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 9th इंग्लिश को सॉल्व करते हुए हम लोग पोर्शन 6 पे आ चुके हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है और ये साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ही चोज अ पाइप विथ ए नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. तो इसमें बताया गया है कि एक नेचुरल जो प्राकृतिक हालो स्टेम होता है, खोखला तना होता है, जो कि लंबा था और चौड़ा था, जो कि पुंगी के समान था, उसमें उन्होंने 7 होल किया हुआ था और उसको उन्होंने उसके ऊपर बजाया उसको, और जो उसके होल थे उसको ओपनिंग करते थे या क्लोजिंग करते थे, जिससे बहुत ही सुंदर सुरीला आवाज़ निकलता था। और ये जो है ना राजा के आगे में उन्होंने इसको बजाया, जिससे सब लोग इम्प्रेस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं कि हाउ मेनी होल्स वेयर ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो पाइप में कितने होल थे, तभी हमने समझा कि 7 होल थे, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। न्यू इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या था, तो पुंगी है, ये अभी हमने पढ़ा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, वाई वॉज पुंगी बैंड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कोर्ट से ना पुंगी को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि इससे जब आवाज़ निकलता था बहुत ही अनप्लीजेंट था, ठीक है, बहुत ही अस्वीकार्य आवाज़ निकलता था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट हैड अ वेरी अनप्लीजेंट साउंड।
अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि वेयर वाज द न्यू इंस्ट्रूमेंट प्लेड ट्रेडिशनली, कि नया इंस्ट्रूमेंट जो है ना ट्रेडिशनली कहाँ बजाया जाता था। तो इसमें देखिए इन टेम्पल्स, तो मंदिरों में भी बजाया जाता था, इन वेडिंग सेरेमनीज, शादी में भी बजाया जाता था, इन ऑस्पेशियस सेरेमनीज, इसमें भी बजाया जाता था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि फ्रॉम वेयर डिड द न्यू इंस्ट्रूमेंट गेट इट्स नेम, कि नया इंस्ट्रूमेंट जो है अपना नाम कहाँ से लिया। बाई कंबाइनिंग द वर्ड्स ऑफ किंग, किंग माने राजा, एंड नाइन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाई कंबाइनिंग द वर्ड्स ऑफ किंग एंड नाइन। ठीक है, सिंपल पेपर इंग्लिश क्लास 9 को सॉल्व करते हुए पर्सन 7 पे आ चुके हैं। तो 7 नंबर है कि 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। तो देखिए इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोयम है ना, द रोड नॉट टेकन से इसको लिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 रोड है जो कि येलो वुड में डाइवर्ज हो रहा है और दोनों पे जो राइटर है वो चल नहीं सकते, लेकिन वो एक ट्रेवलर हैं और बहुत समय तक खड़े रहते हैं और जहाँ तक वो देखते हैं कि जहाँ से रास्ता जो है ना ख़त्म होते रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द डिलेमा ऑफ द पोएट, कि पोएट की जो दुविधा है, डिलेमा है, वो क्या है। क्योंकि वो जो है ना एबल नहीं कर पा रहे हैं कि सेकेंड रोड अच्छा है कि फर्स्ट रोड अच्छा है। तो इसका ऑप्शन ये देखिए, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि उनका डिलेमा यह है कि वो जो सेकेंड रोड पे फिर से वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाइज, कि पोएट का जो डिसीजन है कि जिसमें बहुत कम लोग गए हैं वो इतना ज़्यादा सिग्निफाइज क्यों है। क्योंकि पोएट जो है ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं कि व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई, कि जो रोड का चॉइस है क्या बताता है। ये बताता है कि टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ, कि जीवन में जो चॉइस करना कितना कठिन है और निर्णय लेना कितना कठिन है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, तो ये पोएट अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो पोएट अपने आप को पाते हैं ऑन अ फोर्क ऑफ अ रोड, कि एक रोड जहाँ पे 2 जगह मुड़ता है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, व्हाट डज द पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पार्ट सिग्निफाई, कि पोएट जो है काफ़ी देर तक रास्ते को घूरते रहते हैं, क्या बताता है। तो ये बता रहा है कि द टाइम टेकन बाई पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस, कि लोग जो हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए या चॉइस करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर इंग्लिश क्लास 9 टर्म 1 को सॉल्व करते हुए पोर्शन नंबर 8 पे आ चुके हैं, जो कि आपके चैप्टर द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हाई ऑफ द सिटी ऑन अ टाल कॉलम स्टूड द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड, for eyes he had 2 bright sapphires, and a larger red ruby glowed on his sword hilt. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town had made preparations. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he lighted just between the feet of the happy prince. ठीक है। क्वेश्चन 46 है, वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड एज द हैप्पी प्रिंस, कि जो प्रिंस हैप्पी प्रिंस क्यों कहलाता था। क्योंकि उनको काफ़ी लोग स्माइल करते थे, है ना, हमेशा स्माइल करते थे और वहाँ पे जो उनका महल था, प्लेस था, वहाँ पे वो काफ़ी हैप्पीनेस के साथ, काफ़ी खुशी के साथ रहते थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वाज लिविंग इन प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ, कि प्रिंस की मृत्यु के बाद क्या किया गया। तो उनका जो स्टेच्यू था, मूर्ति था, उसको स्क्वायर पर रखा गया। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, हिज स्टेच्यू वाज केप्ट इन द स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, व्हाई डिड द सेलो डिसाइड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस ऑलवेज, कि जो सेलो थे उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो हैप्पी प्रिंस के साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस थे ना वो अंधे हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे, इसके लिए था उसका रीजन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि विच कंट्री डज द रिवर नाइल बिलोंग टू, कि रिवर नाइल किस कंट्री में है, ये इजिप्ट में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि व्हेन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव ही डिड नॉट नो व्हाट ब्लैंक वाज,
तो जब तक हैप्पी प्रिंस जिंदा थे तो क्या नहीं जानते थे कि वो दुख को नहीं जानते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सारो। सिंपल पेपर क्लास 9 इंग्लिश को सॉल्व करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक आ चुके हैं। इसमें से 10 क्वेश्चन है जिसमें सब आपको सॉल्व करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ ही आपके जो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से जो आपके बुक में चैप्टर आ रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह ने शहनाई को कहाँ प्ले किया था। तो उन्होंने उसको रेड फोर्ट पे प्ले किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि वाई डज द ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर, कि ग्रैंड मदर ने उस लड़की को अपने फादर के लिए प्रेजेंट बनाने के लिए क्यों कहा। क्योंकि जो है ना उसके पापा का जो बर्थडे है वो आ रहा था, हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग द नेक्स्ट वीक, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, जो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है वो लेसन जो है किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो ये लाइफ ऑफ जो आइंस्टीन था ना उसके ऊपर जो है वो बता रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द लाइफ ऑफ आइंस्टीन। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रक्शन इज रिफर्ड इन द लेसन, इस लेसन में क्या डिस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया गया था उसके कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना उसी को इसमें बताया गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय एटम बम्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 पे आ चुके हैं कि वाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली, टोटो को सीक्रेटली क्यों रखा गया था। क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो एनिमलों से नफरत करती थी, उनको लाइक नहीं करती थी, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, वाई इज द पोएट आस्किंग अस टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे, कि पोएट क्यों हमको बोल रहे हैं कि हम बुद्धिमान रहें जब एक रास्ते को हम चुने तो। क्योंकि हम जब एक रास्ते को चुन लेते हैं ना तो फिर गोइंग बैक का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। तो 57 बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रांग फायर्स, तो स्ट्रांग फायर्स के ऊपर जो है ना विंड का इफेक्ट क्या होता है, कि उससे जो है ना आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, मेक्स देम रोर एंड फ्लरिश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि व्हाट डज द पोएट लिसन इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, कि रेन ऑन द रूफ पोएम में लिसन पोएट जो है ना क्या सुनते हैं, तो ये सुनते हैं द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, जो पानी गिरने का एक अच्छा म्यूजिक होता है उसको सुनते हैं, तो 58 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि व्हिच बर्ड डिड द सेंट पीटर्स कर्स चेंज द वुमेन इनटू, कि सेंट पीटर के बद्दुआ ने या शराब ने महिला को किस पक्षी के रूप में बदल दिया, तो महिला को उसने वुड पीकर के रूप में बदल दिया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वुड पीकर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो 60 है कि वाई डिड ग्रैंड मदर टेक टोटो ग्रैंड फादर टेक टोटो एलॉन्ग विथ हिम एट सहारनपुर, कि सहारनपुर जाते समय ग्रैंड फादर ने टोटो को अपने साथ में क्यों ले लिया। बिकॉज ही वॉज मिसचीफ्स सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स, क्योंकि वो बदमाश था और बाकी जानवरों को राहत देने के लिए वो अपने साथ उसको ले गए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज मिसचीफ्स सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स।